स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम्स में। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता अच्छे होंगे। चलिए आज हम समावेशी शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्न करते हैं। हमने विज्ञान विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्न कर लिए हैं और सामाजिक विषय के हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम आज समावेशी शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सके। वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यशील हो सकें। निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोण से आवश्यक है? निर्देशन एवं परामर्श बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने एवं बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में आवश्यक है। परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? व्यक्ति को उसके व्यापार या अभिव्यक्तियों में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना। डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में एवं अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। अन्वेषण विधि की खोज किसने की है? अन्वेषण विधि की खोज आर्मस्ट्रॉन्ग ने की है। 50 से 60 बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? इस बुद्धिलब्धि के बच्चों को मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है। 50 से 60 की बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है। वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं? ऐसे बालकों को बाक या विकलांग कहा जाता है। हकलाना, तुतलापन, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर बोलना इत्यादि इसे वाणी दोष कहते हैं। श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार हैं? तो श्रवण विकलांगता के 4 प्रकार हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे, मानसिक अयोग्यता वाले बच्चे, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों वाले बच्चे और बौद्धिक विभिन्नता वाले बच्चे आते हैं। सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? मंद गति से सीखने वाले बुद्धिलब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रण की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं बताइए। तो सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं हैं। बुद्धि सामान्य होती है, वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। पिछड़े बच्चे से आपका क्या अभिप्राय है? जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं, वे पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। तो वास्तविक आयु की गणना का संबंधित सूत्र है तो वास्तविक आयु मानसिक आयु बटे बुद्धिलब्धि गुणा 100। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम वाले बच्चों के सभी प्रकार बताइए। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम वाले बालक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। दृष्टिबाधित, वाणीबाधित, श्रवणबाधित और अस्थिबाधित। वंचन का क्या अर्थ है? वंचन जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज से रहित।
समस्यात्मक व्यवहार के कौन कौन से कारण हैं? समस्यात्मक व्यवहार के कारण हैं आनुवांशिक कारण, बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन, और शारीरिक कारण हैं बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना या ऊंचा सुनना। संवेगात्मक कारण हैं बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन, अंगूठा चूसना आदि। और सामाजिक कारण हैं निम्न सामाजिक कारण आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बच्चे सदस्यों की बुरी आदतें आदि। सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। छात्रों में निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम बताइए। छात्रों में निर्देशन प्राप्त करने वाली विधियां हैं। निर्देशन प्रदान करने वाली 5 विधियां हैं: व्यक्तिगत, तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापन सेवा, अनुवर्तन सेवा। प्रभावशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? प्रभावशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, सो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बुद्धि लब्धि बालक अथवा व्यक्ति की सामान्य योग्यताओं के विकास की गति बताती है। कोल व ब्रुस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा अलग है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी, तो जहाँ पर हम रहते हैं उसी के पास में एक सरकारी स्कूल है, तो उसमें बच्चे अपना खेल रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत। निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। स्कूल में समायोजन में सहायता करना निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करने में सहायता देना। परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर जुयाल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। निर्देशन एवं परामर्श में 2 प्रमुख अंतर बताइए। निर्देशन और परामर्श के 2 अंतर हैं। निर्देशन सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि परामर्श एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है, जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है? मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता 20 या 70, 20 या 200 तक है। अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। विकृत नितंब,
पाँव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, मेरुरज्जु का वक्र होना। असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? अनाथ, श्रमिक, निर्धन आदि बच्चे आते हैं। अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है? अपवंचित बालक वे बालक हैं जिन्हें वे सुविधाएं न मिल रही हों जो उन्हें मिलनी चाहिए, अथवा जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हों। उदाहरण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक तथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित छात्र इसी श्रेणी में आते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक हो सकती है। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सकें। दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सकें। दृष्टिबाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि महान उपलब्धि है। 6 विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेतों के माध्यम से यह लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है। दोनों हाथों की अनामिका के अग्रभाग से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं? तो धीमी गति से सीखने के कारण हैं, इन बालकों की मानसिक योग्यता औसत से काफ़ी कम होती है। ऐसे बालकों में विभिन्न मानसिक शक्तियों की न्यूनता होती है। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया। पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। संशोधनात्मक और निरोधात्मक। विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र बताइए। तो विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसमें विद्यालय का प्रबंधन, भवन तथा कक्षों संबंधित मानक, खेल का मैदान का आकार, छात्रों की संख्या एवं कोर्स के अनुसार कक्षों की संख्या, प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं की स्थिति, शिक्षक एवं छात्र अनुपात आदि शामिल होते हैं। डाइट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश देना। निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए। तो निरीक्षण सतत होना चाहिए और निरीक्षण केवल बाह्य रूप से न हो बल्कि आंतरिक स्थितियों का भी होना चाहिए। विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं लिखिए। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं हैं कि वे कक्षा के सामान्य स्तर बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं। यह बालक प्रतिभावान भी होते हैं तथा मंदबुद्धि भी होते हैं। विशिष्ट बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं: विभिन्नता, भिन्नता, विचलन, आयाम, नियमित शिक्षण। सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं 2 परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो ये परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं: शाब्दिक और अशाब्दिक, शाब्दिक अशाब्दिक, सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण। शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण बताइए।
तो पिछड़ेपन के दो प्रमुख कारण हैं निम्न: सामान्य बुद्धि, परिवार का वातावरण। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे चोरी करने वाले या झूठ बोलने वाले बालक। बाल अपराध रोकने हेतु दो प्रमुख उपाय बताइए। घर, विद्यालय एवं समाज में बालक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना, अपराधियों की संगत से दूर रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध को रोकने के लिए आवश्यक है। अभिभावकों को भी इस हेतु निर्देशन दिए जा सकते हैं। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक इन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अपवंचन क्या है? अपवंचन वह स्थिति है जब व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव दिखाई नहीं देती है और वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ पाता है। एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा? तो दृष्टिबाधित बच्चे या तो अपनी दृष्टि खो चुके होते हैं या उनकी आंखों से लगातार पानी बहता है और वे अपनी आंखें बार बार मलते हैं। इनकी आंखों में लालिमा होती है तथा आंखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है। इन लक्षणों के आधार पर दृष्टिबाधित बच्चे को अध्यापक पहचान सकता है। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? समावेशी बालक वे बालक होते हैं जो या तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं और औसत बालकों से अलग होते हैं। योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। यह परिभाषा किसने लिखी है? तो यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने लिखी है। शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांट सकते हैं? शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। आंशिक रूप से अक्षम बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आंशिक रूप से अक्षम बालकों को 4 भागों में बांटा गया है: दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक्दोष, अस्थिबाधित। निर्देशन एवं परामर्श दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हम्फ्री और ट्रेक्सलर का है। डाइट के 2 विभागों के नाम लिखिए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, नियोजन तथा प्रबंधन विभाग। परामर्श की कोई एक परिभाषा लिखिए। परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। एविंसन के अनुसार परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने की सहायता की जाती है। मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताइए। प्रशिक्षित और धैर्यशील। प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा बताइए। प्रेम पसरीचा के अनुसार प्रतिभावान बालक वह बालक है जो कि सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धिलब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं है, उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखता है। बिने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया था? तो इन्होंने बुद्धि का परीक्षण तैयार किया था 1900
5 में। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण में अनेक मैट्रिक्सेज हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिन होती हैं। यह रेखागणित आकृति और डिजाइन में होती हैं। 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग हैं। प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। तो आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। परामर्शदाता के 4 गुण बताइए। अपबोध की समस्याओं को समझकर उनसे मुक्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए। उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उसकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए। अपने साथी छात्रों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए। परामर्श के लक्ष्य, उपबोध्य एवं परामर्शदाता। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि परामर्शदाता एवं उपबोध्य के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक परिवेश में जो मूल्य एवं आदर्शों प्रचलित होंगे, उनके अनुसार ही परामर्श के लक्ष्यों का निर्धारण होगा। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। मौलिकता, प्रवाह क्षमता, लचीलापन, विस्तार की क्षमता, पुनः परिभाषीकरण, समस्या की अनुभूति। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो मंदबुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि 25 से 70 के बीच होती है। निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। साक्षात्कार और प्रश्नावली। एन एनरिच्ड कैरिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? लता एस होलिंगवर्थ। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस के लेखक बताइए। एस के कोचर। सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि 90 से 110 तक होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है। बुद्धिलब्धि से आप क्या समझते हैं? बुद्धिलब्धि हेतु निर्धारित सूत्र लिखिए। मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धिलब्धि कहा जाता है। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरल वर्ट के अनुसार लिखें। पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक बुद्धिलब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम होता है। किसका कथन है कि विशिष्ट बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रभावशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। यह कथन रेवर का है। पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? पिछड़ा हुआ बच्चा वह है जो अपनी आयु के एवं अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे। पिछड़े बच्चों की विशेषताएं बताइए। पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि सामान्य या औसत से कम होती है। पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर मंद होता है। पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है। पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए?
पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण भय मुक्त होना चाहिए। पिछड़े बालकों के मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए। वंचना से आपका क्या अभिप्राय है? वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रत्यय है। वंचना की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करती हैं। समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है? वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। निर्देशन का अर्थ बताइए। निर्देशन यानी कि गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका सामान्य अर्थ मदद करने से लिया जाता है। जोन्स के शब्दों में निर्देशन का अर्थ है प्रदर्शन करना या इंगित करना या सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। परामर्श की परिभाषा दीजिए। मायर्स के अनुसार परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है? मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। मनोविज्ञान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। स्थापना इसकी 1954 में। और किसने की थी? तो नरेंद्र देव ने की थी। मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है? पद निदेशक। मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालन हेतु कितने पद सृजित हैं? मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के संचालित हेतु 2 पद सृजित हैं। जिला चिकित्सा की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि CMO। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? वे बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, वे विशिष्ट कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े या मंदता का कारण बताइए। तो शारीरिक कारण, मानसिक कारण, विद्यालय का कारण, पारिवारिक कारण। पिछड़ेपन या मंदता के निवारण के उपाय बताइए। विद्यार्थियों के लिए उनकी योग्यता के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए। परामर्श समय पर बल दिया जाए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बताएं। विशिष्ट बच्चे को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनमें छिपी हुई कमजोरी को दूर करना। लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त करना और जागरूकता की भावना का विकास करना। समावेशी शिक्षा का अधिगम वर्ष बताइए। समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष है 1995 ईस्वी। नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब स्थापित हुआ था? तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 ईस्वी में स्थापित हुआ था। भारतीय संविधान की किस धारा के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है? धारा 15, धारा 45 और धारा 46 के तहत। समावेशी शिक्षा का महत्व या आवश्यकता बताइए। समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाता है। तो समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास किया जाता है। समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध बताइए। समावेशी शिक्षा तथा एकीकरण के सिद्धांत का संबंध कनाडा एवं अमेरिका से है। EDSS का पूरा नाम बताइए। इसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया?
ईडीएसएस का पूरा नाम है माध्यमिक स्तर पर निशक्तजन समावेशी शिक्षा योजना। इसका प्रारंभ 2009 से 2010 में हुआ था। निशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष बताइए। निशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष 1995 ईस्वी है। एकीकृत शिक्षा कब प्रारंभ हुई? एकीकृत शिक्षा 1974 में प्रारंभ हुई थी। एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? एकीकृत शिक्षा परियोजना का प्रारंभ 1930 ईस्वी में हुआ था। समवित शिक्षा कब प्रारंभ हुई? तो समवित शिक्षा वर्ष 2005 में प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय विकलांग नीति कब आई? तो राष्ट्रीय विकलांग नीति 2006 में आई थी। आईईडीसी का पूरा नाम बताइए। इसका प्रारंभ कब हुआ था? समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना। इसका प्रारंभ 1974 ईस्वी में हुआ था। निशक्तजन अधिनियम कब बना? यह अधिनियम सन 1995 ईस्वी में बना था। एकीकृत शिक्षा क्या है? भारत में समावेशन संप्रत्यय का आरंभ एकीकृत शिक्षा के रूप में हुआ है। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पास के सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देने की योजना है। वाक् दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक् दोष वह दोष है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना एवं हकलाना, देर से वाणी विकास आदि विकार आते हैं। असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन हैं? शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, अनुसूचित जाति के बच्चे और अनुसूचित जनजाति के बच्चे। टी.के.ए. मेनन के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े किसे कहते हैं? टी.के.एन. मेनन के अनुसार भारतीय स्थिति में पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़ा हो। निर्देशन कितने प्रकार का होता है? तो निर्देशन 3 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। श्रवण विकलांगता विकलांग कितने प्रकार के होते हैं? चालकीय श्रवण दोष, संवेदनिक श्रवण दोष। अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन हैं? अन्वेषण विधि के खोजकर्ता प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता कौन हैं? तो प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता किलपैट्रिक हैं। टीएटी का प्रयोग किस टेस्ट के लिए होता है? टीएटी का प्रयोग व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता है। 80 से 89 आईक्यू वाले बच्चे कैसे होते हैं? 80 से 89 वाले आईक्यू वाले बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। 70 से 79 आईक्यू वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो यह बच्चे क्षीण बुद्धि वाले होते हैं। और 50 से 69 वाले बच्चे अल्प बुद्धि वाले होते हैं। बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए। अपघटित परिवार और गरीबी। मंद बुद्धि के बालकों का प्रकार बताइए। तो मंद बुद्धि के बालकों के प्रकार हैं जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि और मूढ़ बुद्धि। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता बताइए। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों होता है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का वर्ष बताइए। तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का वर्ष सन 1999 ईस्वी है। राज्य सरकार प्रति वर्ष निशक्त बच्चों को कितनी धनराशि देती है? राज्य सरकार प्रति वर्ष निशक्त बच्चों को ₹600 की धनराशि देती है। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? बुद्धि परीक्षण के जनक विनय हैं। बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र पूर्ण रूप से टर्मन ने दिया था। शाब्दिक समूह परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। तो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम आर्मी अल्फा परीक्षण है। और अशाब्दिक समूह परीक्षण का दूसरा नाम आर्मी बीटा परीक्षण है।
बुद्धि परीक्षण बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सामान्य बुद्धि श्रेष्ठ। डॉक्टर जलोटा के किस प्रकार बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो डॉक्टर जलोटा ने सन 1951 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। परामर्श किसे कहते हैं? तो परामर्श किसी व्यक्तिगत संस्थाओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन को परामर्श कहते हैं। अल्फ्रेड विने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो इन्होंने अपना पहला बुद्धि का परीक्षण 1915 में किया था। परामर्श की दो विधियों के नाम लिखिए। तो परामर्श की दो विधियां हैं, निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न कर सके। मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। तो मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं। स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार आदि कम होता है। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निर्देशन का अर्थ है एक व्यक्तिगत कार्य है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिनके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक यानी कि व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।